द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत करता है। आप लोग हमारे साथ जो उत्तर प्रदेश से संबंधित सुपर टेट के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं, उसका अगला प्रैक्टिस सेट ये आप लोग के समक्ष लेकर आए हुए हैं। इसमें भी हम सभी 150 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो पहला पोर्शन जो लिया गया है ये हिंदी के पोर्शन से लिया गया है और इसमें 1 से लेकर के 5 प्रश्न, 5वें प्रश्न तक जो है ये हिंदी का गद्यांश है। आप लोग इसके गद्यांश को पढ़ लेंगे, हमारे द्वारा पहले से ही इसको पढ़ लिया गया है। तो उम्मीद है पढ़ लिए होंगे, और यदि नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वीडियो को आराम से रोक करके आसानी से पढ़ लिया करेंगे। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इसको आप लोग आराम से पढ़िएगा और प्रैक्टिस सेट आप हमारे साथ जो है लगाते रहिए, परमानेंट कंटिन्यूटली आप लोग के लिए लेकर आते हैं। इसमें देखिए पहला प्रश्न आ गया है और चलिए देखते हैं पहले प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें है शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें। अच्छा प्रश्न है, गद्यांश अगर पढ़े होंगे तो ऑप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात में जो करना चाहिए कि क्रोध के अनुभव डायरी में अपने लिखे जाएं, लिखते रहें। ऑप्शन नंबर जो है पहला इसका राइट आंसर होगा ए। सेकेंड प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरे प्रश्न में है क्रोध को काबू में रखने से मुख्यतः कौन से रोग दूर होते हैं। रोग हैं अशांत रहना, चीखना चिल्लाना, मन की गुबार या फिर पाचन क्रिया से जुड़े। तो यहाँ पे जो पाचन क्रिया से जुड़े रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न में है यहाँ पे जो इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है वो कौन सा है। एकाग्र चित्त बनना या फिर क्रोध में अमंगल होना, शांत रहो सुखी रहो, असफलता का उपाय। तीसरे प्रश्न का ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा। तो चलिए बताइए आप लोग। तो सी ऑप्शन इसका शांत रहो सुखी रहो इस प्रश्न का उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा। इसमें जो गद्यांश था उसका उपयुक्त शीर्षक ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं चौथे नंबर की तरफ। चौथा नंबर है चिंता की रेखाएं कहाँ उभर आती हैं। तो चिंता की रेखाएं जो उभर के आती हैं वो कहाँ पे आती हैं। सारे शरीर पर, ओजस्वी चेहरे पर, गालों पर या फिर मस्तिष्क पर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ओजस्वी चेहरे पर ये उभर के आती हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया गया है। तो क्रोध आने की स्थिति में जब शांत रहने की प्रवृत्ति जो होती है उसको महायोग का नाम दिया गया है इस गद्यांश में। ऑप्शन नंबर इसका पहला ही राइट आंसर होगा, महायोग। ए ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यानी 6वां नंबर का प्रश्न है। इसमें एक वाक्य लिखा गया है जैसे यद्यपि वह पंडित है फिर भी वह हठी है। तो इसमें पूछा गया है कि संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करने पर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। चलिए 6ठे का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। तो वह पंडित है किंतु हठी है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन अगर देखते हैं हम लोग तो ये संयुक्त वाक्य में इसको अगर परिवर्तित करते हैं तो ये ऑप्शन नंबर जो है पहला ही दिख रहा है और ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि संयुक्त वाक्य में ये किंतु परंतु ये सब ऑप्शन जो है संयुक्त वाक्य से साथ जोड़ते हैं। पहला ही ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लेते हैं 7 नंबर प्रश्न को। 7वें नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए एक शब्द कौन सा है। अप्रामाणिक है, अप्रमेय है, अपरिमित है या फिर अनप्रमाणित है। 7वीं का ऑप्शन नंबर जो सही होगा कौन सा हो जाएगा। तो 7वीं का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसको अप्रमेय कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं 8वें की तरफ। अगले प्रश्न में है इसमें लिंग बताना है जैसे मन गढ़ंत। तो मन गढ़ंत में कौन सा लिंग है। स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या नपुंसक लिंग है। 8वां, तो यहाँ पे ये शब्द जो लिखा गया है मन गढ़ंत ये उभयलिंग शब्द है। ठीक, यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये आप उभय लिंग के अंतर्गत आएगा। सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं 9 नंबर पे। इसमें है अनेकार्थी शब्द जो नाग का है उसके लिए एक अर्थ कौन सा है। रथ है, पारा है, हाथी है, मोक्ष है। तो इसका नाग का जो अनेकार्थी शब्द के लिए एक शब्द है वो आपका
शब्द हो जाएगा हाथी। ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाएगा सी ऑप्शन हाथी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अन्य नाम जो हैं सांप हो जाएंगे, बादल हो जाएंगे, पर्वत हो जाएंगे आदि, ये सब आते हैं इसके अंतर्गत। ठीक, चलिए सी ऑप्शन सही होने के साथ लेते हैं 10वें नंबर को। इसमें है कोई आ रहा है। वाक्य में कोई शब्द जो ये लिखा गया है, या ध्यान रखिएगा, ये कोई जो है ये किस प्रकार का सर्वनाम है? अनिश्चित वाचक है, निश्चित वाचक है, या फिर संबंधवाचक या निजवाचक? तो यहाँ पे अगर बात करते हैं कोई की, तो कोई का तात्पर्य ये है कि ये कोई निश्चित नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे अनिश्चित है। ये ऑप्शन नंबर इसका पहला ही अनिश्चित वाचक ये सर्वनाम हो जाएगा। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11वें नंबर प्रश्न को अगर देखते हैं तो इसमें है कौन वर्ण जो है ओष्ठ नहीं है। चलिए देखिए, ओष्ठ व्यंजन के अंतर्गत कौन सा वर्ण नहीं आएगा इसमें, ये पूछा गया है। नहीं, तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये ऑप्शन नंबर ये बड़ा वाला आ लिखा गया है डी ऑप्शन में, ये जो है ओष्ठ नहीं है। बाकी सभी पे यहाँ पे जो है ओष्ठ ध्वनियाँ होंगी। ठीक, और ये जो है किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं? ये कंठ ध्वनियाँ हैं। किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं? कंठ ध्वनियाँ, ध्यान रखिएगा। और बाकी सभी ओष्ठ ध्वनियाँ हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न है, जो नीचे शब्द लिखे गए हैं चारों ऑप्शन में, इसमें तत्सम शब्द का चयन करना है। जैसे तीखा, अटारी, निकृष्ट, गहरा, इसमें कौन सा तत्सम शब्द होगा? तो यहाँ पे निकृष्ट जो लिखा गया है सी ऑप्शन में, ये तत्सम शब्द है। बाकी सभी जो है अन्य शब्द होंगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? तो इनका जो संबंध है वो द्विवेदी युग से है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। द्विवेदी युग का इनका संबंध है। इसी के साथ 14वें नंबर के प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें षष्ठ पद का पर्यायवाची शब्द बताना है। पद का पर्यायवाची कौन सा होगा? चलिए बताइए कमेंट करके आप लोग। तो इसका पर्यायवाची ऑप्शन नंबर बी भ्रमर हो जाएगा। बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। और 15वें प्रश्न में है, इनमें से अश्लील शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? सलील है, दुश्लील है, विश्लील है, या फिर कुश्लील है? तो अश्लील शब्द का विलोम शब्द इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन आप लोग के स्क्रीन पे है। कमेंट करके आप लोग सही उत्तर को बताएंगे। तो अश्लील का जो विलोम शब्द होगा ये सलील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला ही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग के द्वारा जो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट मिला है उसमें लिखा गया था कि सर संस्कृत के ऑप्शन को ही बता दिया करें। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ऑप्शन आप लोग इसको गद्यांश को पढ़ लिया करेंगे और हम जो है ऑप्शन को बता दिया करेंगे। ठीक, चलिए इसको पढ़ लिए होंगे, उम्मीद है आगे भी पढ़ लीजिए। इसके साथ यहाँ भी पढ़ लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। उसके बाद ऑप्शन आपके स्क्रीन पे और क्वेश्चन भी दिख रहा है। तो 16 नंबर के प्रश्नों की बात करते हैं जो कि संस्कृत का प्रश्न है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए ऑप्शन बताएंगे हम, आप लोग इसके आंसर को और प्रश्नों को पढ़िएगा। 17वें नंबर का ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गद्यांश पढ़े ही हैं, उससे आप लोग मिलान कर लीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक, चलिए 18वें नंबर का ऑप्शन नंबर पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 18 के बाद 19 की प्रश्नों के चलते हैं। तो इसमें 19 नंबर का जो प्रश्न का ऑप्शन सही हो जाएगा वो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 20 नंबर पे चलते हैं। 20 नंबर में है पहला ऑप्शन सही होगा। पहले ऑप्शन के बाद 21 नंबर पे चलते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 22 नंबर पे चलते हैं और 22 नंबर का ऑप्शन जो सही होगा, थोड़ा बड़ा कर दें जिससे स्पष्ट दिख रहा होगा, तो कम दिख रहा होगा तो स्पष्ट दिखने लगी। तो 22 नंबर का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए डी ऑप्शन सही होने के साथ अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें 23 नंबर पे, और इसमें जो है 23 नंबर में भी ऑप्शन नंबर जो सही होगा डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 24 नंबर की तरफ चलते हैं ऑप्शन, और ये देखिए प्रश्न और ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं। तो यहाँ पे अभी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है 25 नंबर का। तो यहाँ पर भी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तुम्हारा अधिकार केवल
कर्म करने में ही है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद 26 नंबर पे पहुँचते हैं, तो ये इंग्लिश का पोर्शन है। यहाँ पे 26 से लेकर के 30 नंबर के प्रश्न जो है यहाँ पे इंग्लिश पैसेज के रूप में दिए गए हैं। आप लोग इस पैसेज को आराम से पढ़ लेंगे और जो है हमारे द्वारा इसको पढ़ लिया गया है, और उसके बाद जो है कमेंट बॉक्स में आंसर की इसको देते रहेंगे। ठीक, चलिए, उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। बढ़ते हैं अगली, तो इस पेज को भी पढ़ लिए होंगे, यहाँ भी पढ़ लीजिए। चलिए बढ़िए, आगे इसको पढ़ लीजिए। पैराग्राफ्स जैसे जैसे दिख रहे हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि परीक्षा में पैराग्राफ्स छोटे आते हैं। उसमें भी कभी कभी ऐसा आता है कि 1-1.5 पेज में आपको पैराग्राफ से ही पढ़ने के लिए दे देता है। ठीक, तो पैराग्राफ्स पढ़ने में आप लोग जो है लापरवाही नहीं करेंगे, आराम से पढ़ेंगे, उसके बाद जो है उत्तर को बनाएंगे। इससे 4-5 प्रश्न जो आपका बन जाता है वो जान लीजिए आराम के, और बिना मेहनत के जो है आंसर जो है उसके प्रश्नों के उत्तर बन जाते हैं। ठीक, कुछ करना नहीं रहता, बस आराम से आप लोग पैसेज को अगर पढ़ लेते हैं तो। ठीक, चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न में पूछा गया है कि 26 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि द प्राइमरी पर्पोज ऑफ द पैसेज इज टू। तो चलिए बताइए ऑप्शन कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नंबर का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक, मिलान कर लीजिएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 27 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर में बताइए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पढ़िएगा, और उसके बाद ऑप्शन भी स्क्रीन पे है, इसको भी पढ़ने के बाद आंसर बनाइएगा, कौन सा आंसर इसका बनेगा। तो डी ऑप्शन इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में 28 नंबर का प्रश्न है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, सी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ 29 नंबर पे। और इसमें जो ये इन द एसे द राइटर, मतलब जो पैराग्राफ्स लिखा गया था उसके लेखक कौन है। राइटर के द्वारा किस प्रकार के ऐसे लिखा गया, ऐसा कुछ भी होगा, जो भी है क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिए। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो 30 का सही है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, बेसिकली सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही होने के साथ अगले प्रश्न पे 31 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। तो 31 नंबर प्रश्न ये ग्रामर से, यहाँ पे आप ग्रामर का शुरू हो गया, 30 नंबर तक ही पैसेज का क्वेश्चन आप लोग को देखने के लिए मिला था। ठीक, तो चलिए देखते हैं, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड। तो एक्साइल जो लिखा गया है इसका सिनोनिम कौन सा होगा सही ऑप्शन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका सही। अगला प्रश्न है 32 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे विच मेथड इज बेस्ड ऑन द थ्योरी फ्रॉम एग्जाम्पल टू जनरलाइजेशंस। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो बी ऑप्शन सही होगा, इंडक्टिव मेथड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ 33 नंबर पे चलते हैं। तो 33 नंबर प्रश्न में फिगर ऑफ स्पीच का प्रश्न है। तो यहाँ पे ये एबव लाइन्स जो लिखा गया है ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है ये बताना है। चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा, ये जो लाइन लिखी गई है ऊपर, इसको आप पढ़िएगा और उसके बाद बताइएगा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। इसमें सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है या फिर अपस्ट्रॉफ। 33 नंबर का ऑप्शन नंबर जो सही होगा पहला ही, ये सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। ऑप्शन नंबर जो सही होगा ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 34 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 34 नंबर में करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है, ढूंढना है कौन सा वाक्य जो है सेंटेंस सही है। इसमें ग्रामेटिकली जो है रॉन्ग होगा, बट एक क्वेश्चन जो है सेंटेंस इसमें सही है, उसी को ढूंढना है। तो यहाँ पे देखिए जो बी ऑप्शन है आई हैड, उसके बाद जो भी लिखा है पढ़ लीजिएगा, ये ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 35 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 35वें प्रश्न की तरफ देखते हैं। तो इसमें जो खाली स्थान है वहाँ पे उसको फिल करना है, क्या भरा जाएगा। तो 35 नंबर में ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। शी वेंट
टू द पार्क फॉर ए वॉक। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं 36 नंबर की तरफ। 36 नंबर में चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द वर्ड गिवन बेलो। फिल करना है यहाँ पे। तो 36 का ऑप्शन नंबर पहला ही PEL राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है स्ट्रक्चरल ग्रामर एम्फेसाइज कौन सा है ऑप्शन, चलिए देखिए। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ऑल ऑफ दीज, सभी ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। ठीक, चलिए डी ऑप्शन सही होने के साथ 38 नंबर पे बढ़ते हैं और 38 नंबर में भी फिल इन द ब्लैंक देखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक, सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। पहले वाले में ये भरा जाएगा, पहला वाला, और दूसरे वाले में ये भरा जाएगा। ठीक, चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जूलियस सीजर वाज रिटन बाय, जूलियस सीजर के लेखक कौन है। चलिए ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, लेखक 4 दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका भी डी ऑप्शन सही होगा। विलियम शेक्सपियर के द्वारा जूलियस सीजर को लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, विलियम शेक्सपियर। अगला प्रश्न है फिल इन द करेक्ट आर्टिकल इन द सेंटेंस। तो सही आर्टिकल भरना है। तो उसके बाद इस पहले ही स्पेस है, उसके बाद फिर सन राइसेस इन, फिर स्पेस है, फिर ईस्ट। यहाँ पे देखिए अगर यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में दिया गया है तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाएगा द सन राइसेस इन द ईस्ट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होगा वो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोनों जगह पे द और द का प्रयोग होगा। ठीक, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो है ये साइंस का प्रश्न है। इसमें हम लोग पहले प्रश्न को यानी 41 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। तो ऑप्शन में पूछा गया है कि कौन सा अतिचालकता का पहला सिद्धांत है। तो अतिचालकता का पहला सिद्धांत जो है ये गिंजबर्ग लैंडे सिद्धांत थ्योरी, या जिसको परिमेय के रूप में जाना जाता है, यही है। ठीक, सिद्धांत थ्योरी परिमेय एक ही है। तो ये गिंजबर्ग लैंडे सिद्धांत पे जो है अतिचालकता का पहला सिद्धांत दिया गया था। ऑप्शन नंबर पहला है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लेते हैं अगला प्रश्न 42 को। और यहाँ पे अगर प्रश्न को देखा जाए तो पहले प्रश्न में है विद्युत के कारण लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो जल का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए यदि बिजली से कहीं आग लगी हो तो। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन को। आप लोग क्वेश्चन तो पढ़ ही लिख चुके हैं, तो ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर की बात करते हैं। अगर बिजली के से लगी आग को पानी के द्वारा नहीं बुझाया जाता क्योंकि यह विद्युत आघात का कारण बन सकता है। ऑप्शन नंबर पहला इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होने के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में है जब दो अर्धचालकों में पी टाइप या पी प्रकार तथा एन टाइप या एन प्रकार को एक साथ जोड़ा जाता है तो वे PN जंक्शन बनाती हैं जो इस प्रकार व्यवहार करती हैं। किस प्रकार का व्यवहार करती हैं चलिए देखते हैं। चालक के तरफ का, या फिर दिष्टकारी टाइप का, या फिर प्रसारक, या फिर दोलक टाइप का। तो ये जो व्यवहार करती हैं ये दृष्टकारी के टाइप व्यवहार करती हैं। ऑप्शन नंबर इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है मोटर कार से उत्सर्जित वह प्रदूषक जिससे मानसिक बीमारी होती है। तो आप लोग जानते ही हों, नहीं जानते हों तो जान लीजिए। तो मोटर कार के द्वारा जो धुआं निकलता है उसमें लेड पाया जाता है, PB शीशा जो है पाया जाता है। ठीक, शीशे के कण पाए जाते हैं और यही जो है मनुष्य के मानसिक बीमारी का कारण बनता है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही PB इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट PB राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पायराइट अयस्क के दहन से उत्सर्जन होता है। तो चलिए देखते हैं क्या उत्सर्जन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन या सल्फर डाइऑक्साइड, फिर अगला नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। 45 की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं हम पायराइट अयस्क की, तो ये धातु के सल्फाइड होते हैं और ये पायराइट के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करते हैं। ठीक, ये सल्फाइड होने के बाद होते हैं और ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सल्फर डाइऑक्साइड गैस का ये उत्सर्जन करेंगे। ठीक, तो चलिए बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भूरी हवा शब्द का प्रयोग होता है।
तो ये शब्द जो लिखा गया है भूरी हवा, इसका प्रयोग कहाँ पे होता है? अम्लीय धुआं में, औद्योगिक धुआं में, प्रकाश रासायनिक धुंध में, या फिर सल्फर धुआं में। 46 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? अगर बात करते हैं धुंध वायु प्रदूषण एवं सूर्य के किरणों की क्रिया के फलस्वरूप ये जो है प्राप्त करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे भूरी हवा जो होती है ये प्रकाश रासायनिक धुंध के कारण होती है, इसका यहीं पे प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं 47 की तरफ। 47 है अनुबंध श्लेष्मा पदार्थ से ढके हुए आमाशय की आंतरिक परत का कार्य होता है, तो कौन सा है? चलिए ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा? 47, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये श्लेष्मा जो है ये आंख से संबंधित है। म्यूकोसा पर पेप्सिन का प्रभाव को रोकना होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है वह कौन सी मूल धातु है जिससे मानव शरीर के विभिन्न अंगों का पुनः निर्माण होता है? आप लोग कमेंट करके उत्तर को देते रहें। आप लोग के द्वारा जो कमेंट हमें मिल रहा है, अच्छा कमेंट मिल रहा है, इतना धारा प्यार और स्नेह देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, जिससे और साथी को भी प्रैक्टिस सेट का लाभ मिल सके। और अगर आप लोग हमारे साथ जुड़कर प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं तो अवश्य ही आप लोग को आने वाली परीक्षाओं में लाभ देखने के लिए मिलेगा। चलिए इसका ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा 48 का? तो इसका ऑप्शन नंबर स्टेम कोशिका ही राइट आंसर हो जाएगा। ये इसके पुनः निर्माण में कार्य जो है करती हैं। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये इसकी इकाई होती है, किसकी? जो है मानव के पुनः निर्माण में जो काम में आती है। ठीक, तो बी ऑप्शन इसका स्टेम कोशिका राइट आंसर हो। अगला प्रश्न है हमारे शरीर में कौन सी कोशिका में सबसे कम पुनर्नियोजित शक्ति होती है? 49 नंबर का। तो आप लोग देखे ही होंगे, यदि अगर सर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, दिक्कतें आ जाती हैं, तो मनुष्य जो है बचने के चांस जो है सबसे कम होते हैं। यही प्रश्न में पूछा गया कि हमारे शरीर में कौन सी कोशिका में सबसे कम पुनर्नियोजित शक्ति होती है? तो ये जो सबसे कम होती है ये होती है आपके मस्तिष्क कोशिका में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं सरकार के द्वारा सब जगह जगह जो है नियम कानून बनाए जा रहे हैं, जो भी बाइक या कुछ भी चलाए वो हेलमेट के साथ चलाए, जिससे कि प्रॉब्लम ना हो। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूर्ण आकृति की कांगलोबेट ग्रंथि किसमें पाई जाती है? कांगलोबेट ग्रंथि ये किसमें पाई जाती है? मादा तिलचट्टा में, नर तिलचट्टा में, नर एस्केरिस में, या फिर मादा एस्केरिस में। चलिए 50 नंबर का ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा बताइए कमेंट करके आप लोग। तो बात करते हैं यहाँ पे 50वें प्रश्न के ऑप्शन को। तो ये नरचिट्टा में नर तिलचट्टा जो होता है इसमें कांगलोबेट ग्रंथि पाई जाती है। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन सही होने के साथ जो है अगले प्रश्नों की तरफ अगर बढ़ते हैं तो ये गणित का पोर्शन आपके समक्ष है और इसके प्रश्नों को हम लोग स्किप करते हैं। आप लोग इसको जो है सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस को फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ से इसके PDF आपको प्राप्त हो जाएंगे, उपलब्ध हो जाएंगे, वहाँ से लोड करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए अगले पोर्शन की तरफ चलते हैं और अगला पोर्शन जो आपको देखने के लिए मिलेगा वो पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन का पोर्शन है। और अगर आप लोग मैथ के प्रश्नों को सॉल्व मतलब जो है सॉल्यूशन चाहिए तो हमारे सर के द्वारा इसको पढ़ाया जा रहा है। पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ से प्लेलिस्ट में जाके मैथ की वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज किसके दरबार में था? तो मेगास्थनीज जो था ये किसके दरबार में था ये बताना है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, हर्ष, या इनमें से कोई नहीं। बात करते हैं मेगास्थनीज की। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी शासक जो सेल्यूकस का राजदूत था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आया था। ठीक, ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्या था? मेगास्थनीज क्या था? ये सेल्यूकस जो था उसका
जो है क्या कहते हैं राजदर, मतलब ये क्या कहते हैं राजदूत था। ठीक, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? इब्राहिम लोदी, बाबर, सिकंदर लोदी या फिर इल्तुतमिश? कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली पर गद्दी पर बैठने वाला जो 1210 से लेकर के 1236 तक बैठा, वो जो है इल्तुतमिश था। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इल्तुतमिश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और ये गुलाम वंश की जो है पीढ़ी थी। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ 73 प्रश्न के नंबर पे चलते हैं। तो यहाँ पे अंत्योदय का विचार किसने दिया था? विनोबा भावे, महात्मा गांधी, श्री अरविंद, जयप्रकाश नारायण? अंत्योदय शब्द जो है या अंत्योदय का विचार जो दिया गया था, ये किसके द्वारा दिया गया था? इस प्रश्न में यही पूछा गया है। तो ये विचार सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ 74 को चलते हैं। इसमें है भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? असम है, केरल है, कर्नाटक है, पश्चिम बंगाल है? तो चंदन की लकड़ी के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो ये कर्नाटक में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय आहार संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद में ये स्थित है। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। ये कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक मात्रा में प्रसिद्ध जो है पाई जाती है चंदन लकड़ी। सी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और 75 प्रश्न का नंबर जो है, इसमें अभी हमने जो जिक्र किया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ये जो है हैदराबाद में स्थित है। ठीक, इसी को ही हिंदी में राष्ट्रीय आहार संस्थान के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हैदराबाद इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए इसी के साथ लेते हैं 76 को। इसमें है कंटूर रेखा का कौन सा एक उदाहरण है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, कौन सा होगा? कंटूर रेखा कौन सा है? दो देशों में बंटवारा रेखा है या स्थलीकृत मानचित्र है? दो महादेशों की अनंत रेखाएं हैं या इनमें से कोई नहीं है? तो कंटूर रेखा का जो उदाहरण होता है ये स्थलकृत मानचित्र होते हैं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट के रूप में आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा पोल्ट्री यानी मुर्गी उत्पादन करने वाला निर्यातक देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील या इंडोनेशिया? 77 का ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वह चीन है। सही। ठीक, तो चाइना जो है ये हमारा ये सबसे ज़्यादा मुर्गी उत्पादन का निर्यातक देश है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा चाइना। लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर? कानून मंत्री की बात किया जा रहा है, वो भी स्वतंत्र भारत के प्रथम। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री के रूप में जिन्होंने कार्यभार ग्रहण किया था वो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी सही होने के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या है? भारत है, भारत अर्थात इंडिया है, हिंदुस्तान है, आर्यावर्त है? चलिए देखते हैं। आज आप लोग को मालूम हो जाएगा कि भारत का संवैधानिक नाम क्या है। जो सही में नाम है भारत का वो कौन सा है? कहने को तो भारत के बहुत सारे नाम हैं, बट संवैधानिक रूप से इसका जो नाम है वो क्या नाम है जो संविधान में हमारे जिक्र किया गया है? तो 79 में ऑप्शन नंबर बी इसका हिंदी में भारत है और इंग्लिश में इंडिया नाम इसका रखा गया है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन सही होने के साथ अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में है पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने के लिए किसकी स्वीकृति की आवश्यकता होती है? चलिए पंचवर्षीय योजना आप लोग जान ही रहे हैं, ये 1951 यानी 1951 से ही चली आ रही है और पहला जो है पंचवर्षीय योजना 51 से लेकर के 56 तक चला ही था। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो कौन सा होगा? तो यहाँ पे ये राष्ट्रीय विकास परिषद इसकी स्वीकृति
होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न जो है ये शिक्षण कौशल का प्रश्न है। तो शिक्षण कौशल की बात करते हैं तो शिक्षण कौशल में पहला ही प्रश्न है, चलिए देखते हैं। कक्षा में किसी विषय वस्तु की परिचर्चा के समय एक अध्यापक के लिए आवश्यक प्रथम गतिविधि क्या होनी चाहिए। चलिए, आप लोग अध्यापक बनने के लिए परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो बताइए एक अध्यापक के लिए सबसे आवश्यक प्रथम गतिविधि जो है वो क्या करनी चाहिए जिस पे विषय वस्तु की परिचर्चा हो सके। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन देखते हैं अगर, तो राइट आंसर होगा जिस पे तर्क संबंधी तथ्यों की व्याख्या की जाएगी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पहला सही होने के साथ दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक में उचित क्या है। सैंपल का प्रयोग करना है, चर्चा करना है, कहानी कहना है या फिर प्रश्न पूछना है। तो यहाँ पे सबसे सही आंसर जो होगा वो जो है प्रश्न पूछना होगा। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट, डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए डी ऑप्शन सही होने के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में है, शिवानी द्वारा पूछे गए, अच्छा ठीक, चलिए थोड़ा बड़ा करते हैं क्योंकि दो ही ऑप्शन यहाँ दिख रहा है, दो ऑप्शन आपके नीचे हैं। तो शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है, शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। चलिए देखते हैं, यदि कोई विद्यार्थी जो है या छात्र जो है अगर प्रश्न पूछता है और शिक्षक को तत्काल उत्तर नहीं दे सकता है तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे है, पढ़िए आप लोग कमेंट करके स्क्रीन ऑप्शन को, उसके बाद जो है आंसर देने का प्रयास करिएगा। दो ऑप्शन यहाँ पढ़ लिए होंगे, तीसरे ऑप्शन और चौथे ऑप्शन को देखते हैं। तो यहाँ पे शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए। अगर वो उत्तर वर्तमान में नहीं दे पा रहा है तो बाद में समझकर सही उत्तर को देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, एक अध्यापक के रूप में कक्षा में आपकी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सबसे उत्तम विकल्प का चयन करना है, तो आप कौन सा चयन करेंगे। चलिए देखिए कौन सा सही होगा इसका। 84 का ऑप्शन नंबर जो सही होता है यहाँ पे सी राइट आंसर होगा, जिसमें सुस्थापित भंगिमा का अंगीकरण ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगले प्रश्न में है, यदि आपकी कक्षा में एक छात्र नाखून काटने यानी मुंह में चबाने का आदी है, जैसे देखते होंगे आप लोग कोई भी बालक मुंह में उंगली रखकर नाखून चबाता रहता है या काटता रहता है। ठीक, तो उसी प्रकार से है कि नाखून खाने का या चबाने का आदी है तो आप उसके व्यवहार संबंधी निष्कर्ष निकालेंगे। तो किस प्रकार से निष्कर्ष निकालेंगे। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, कौन सा ऑप्शन सही होगा देखिए, चलते हैं। अत्यधिक ऊर्जा की उत्पत्ति है, ऐसा कुछ नहीं है। संवेगिक असंतुलन का प्रतीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि उसके अंदर जो संवेग है उसमें वो असंतुलन का प्रतीक है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में ये व्यापक शब्द या व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य बताना है। ये व्यापक शब्द जो लिखा गया है इसमें ये मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या होगा। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा सी ऑप्शन सही होगा। इसका तात्पर्य यह है कि शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन करना। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए सी ऑप्शन सही था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक प्रभावी कक्ष के वातावरण का मूल तत्व क्या है। शिक्षा सामग्री की विविधता है, शिक्षक छात्रों की संजीव अंतःक्रिया है या फिर संपूर्ण शांति है। अगला है सख्त अनुशासन। 87 का ऑप्शन नंबर जो सही होगा यहाँ पे देखते हैं अगर, बी ऑप्शन जो शिक्षक छात्रों की संजीव अंतःक्रिया ही इसमें जो है मूल तत्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसका तात्पर्य यह है कि शिक्षक और छात्र एक साथ जो कार्य करते हैं वही जो है कक्षा का वातावरण का मूल तत्व होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा और सबसे सटीक आंसर भी यही है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसके अतिरिक्त कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो खाली है यहाँ पे भरना है, वो कौन सी तकनीकी है। चलिए देखते हैं तकनीकी कौन सी है ये।
तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर, आपको अगर पढ़ रहे होंगे तो परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना, यही जो है इसके अतिरिक्त बाकी सभी सोचना है, ये नहीं सोचना है। ठीक, ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ 89 इसमें है प्रभावी शिक्षक सहायक सामग्री वह है जो क्या है, रंग बिरंगी तथा देखने में अच्छी हो, सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करती हो, सभी छात्रों को दिखाई देती हो, बनाने तथा प्रयोग करने में आसान हो। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, जो सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करती हो, यही सबसे अच्छी प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री होती है। ऑप्शन नंबर जो है बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन सही होने के साथ लेते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में है आपके बालक ने चोरी की है, ध्यान दीजिएगा, आपके बालक ने चोरी की है, भविष्य में वह ऐसा ना करे, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। चलिए देखते हैं ऑप्शन। देखिए प्रश्न पढ़ चुके हैं, तो बालक चोरी ना करे भविष्य में, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए यही बताना है। नब्बे नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पे इसके लिए हमें करना चाहिए कि पहला ये ऑप्शन अगर पढ़े होंगे तो इसमें लिखा है किसी काम के लिए जब वह पैसे मांगे तब हम कहेंगे तुम मुझसे पैसे क्यों मांगते हो, तुम तो चोरी करके अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हो। ठीक, जिससे बालक शर्मिंदा हो जाएगा और वो ऐसे बातों से दूर हट जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ लेते हैं बाल मनोविज्ञान के प्रश्नों को, और इसका पहला ही प्रश्न है जिसमें कहा गया है ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर उद्देश्य आधारित प्रश्नों के निर्माण में कौन सा विकल्प असंगत है, मतलब गलत है। विश्लेषण है, मूल्यांकन है, आत्मानुभूति है या फिर अनुप्रयोग। 91 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ये इनसे असंगत है। आत्मानुभूति जो है ये इनका गलत विकल्प है, बाकी सभी सही है। ठीक, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे असंगत कहा गया था, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न है नरेश और मुकेश की आयु समान है, उनके सामाजिक और मानसिक विकास में काफ़ी अंतर है। आयु समान है लेकिन सामाजिक और जो है मानसिक आयु जो है इसमें विकास में समान अंतर, काफ़ी अंतर आया है। तो यह विकास के निम्न सिद्धांत के कारण कौन से हो सकते हैं। चलिए देखिए कारण क्या है इसके। तो इसके कारण जो है वो व्यक्तिगतता का सिद्धांत है, यानी विभिन्न कह सकते हैं व्यक्तित्व भिन्नता का जो है सिद्धांत है। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आजकल अधिकतर विद्यालयों में संभागी समूह के लिए प्राथमिक ध्यान आधारित होता है, कौन सा है। 93, तो ये आयु स्तर पर होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों के शिक्षण में अधिक से अधिक भागीदारी किस विधि के द्वारा संभव है। तो वार्तालाप विधि के द्वारा संबंधित है। वार्तालाप जब वो बातचीत करेंगे तो इससे ये अच्छी विधि होगी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी वार्तालाप विधि सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा एक अधिगम का पहलू नहीं है। संज्ञानात्मक है, भावनात्मक है, क्रियात्मक है या फिर आध्यात्मिक है। तो यहाँ पे देखते हैं अगर, तो ये आध्यात्मिक जो है ये अधिगम का पहलू नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगले प्रश्न में है एक विद्यार्थी की वास्तविक आयु 10 वर्ष है तथा मानसिक आयु 12 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, इसका फार्मूला आपको लोग को मालूम ही है क्योंकि सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। टेट पास किए वाले विद्यार्थी ही इसमें जो है सॉल्व करते होंगे। तो यहाँ पे आप लोग को मालूम होगा मासिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 होता है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं मासिक आयु की तो 12 वर्ष है, तो 12 बटे 10 गुणे में 100 कर देंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे एक जीरो से यह जीरो कट जाएगा, 10 से 12 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12 में 120। ठीक, तो 120 जो है ये आपके बुद्धि लब्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी देखते होंगे 112 सही हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है परिपक्वता का एक उदाहरण है कि जब बालक सीखता है। तो चलिए, जब बालक चित्रांकन करना, पढ़ना, साइकिल चलाना, चलना। 97 नंबर में तो ये जो चलना शब्द लिखा गया है डी ऑप्शन में, यही जो है परिपक्वता का उदाहरण है। ठीक, ऑप्शन नंबर जो है इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कौन सा शिक्षण का एक
नवाचारी स्रोत है? टेलीस्कोप है, इंटरनेट है, फेसबुक है, ब्लैक बोर्ड है? तो यहाँ पे नवाचारी की बात करते हैं तो देख लीजिए इस समय इंटरनेट जो है बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, नया भी है। ठीक, ऑप्शन नंबर जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन सही होने के साथ अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? समावेशी। चलिए देखिए, पहला ही ऑप्शन आपको मिल गया होगा। समावेशी जो शिक्षा है ये सभी जो है एनसीएफ 2005 से शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन नंबर पहला है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। समावेशी शिक्षा में सभी प्रकार के विद्यार्थी जो है शामिल होकर शिक्षा को ग्रहण करते हैं। चलिए 100 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 100 नंबर में है, रोहित ने अजय की डेस्क से ली हुई पेंसिल वापस रख दी क्योंकि उसे पकड़े जाने पर सजा मिलने का डर था। वह कोहलबर्ग के किस स्तर को बताता है? चलिए, कोहलबर्ग का कौन सा स्तर है जो ये बताएगा? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन राइट आंसर होगा। ये पूर्व परंपरागत स्तर को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अच्छा प्रश्न था। यहाँ पे हम लोग 100 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं और अब 101 प्रश्नों के बाद जो सॉल्व कर रहे हैं ये सामान्य ज्ञान और समसामयिकी जो है यानी करंट अफेयर का प्रश्न देखने के लिए आपको मिलेगा। तो इसमें देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहले प्रश्न में है, भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? 101। और इसको हम लोग थोड़ा तेज़ी के साथ करेंगे क्योंकि ये करंट अफेयर है, ज़्यादा समय लेंगे बजे रहेंगे। ठीक, तो चलिए ये ब्रिटेन में जो है आयोजन किया गया। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर के रूप में चुना है? पीवी सिंधु है, साइना नेहवाल है या पी कश्यप हैं, श्रीकांत किदाम्बी हैं? ऑप्शन नंबर इसका पहला ही राइट आंसर होगा। इनमें पीवी सिंधु को चुना गया है। ऑप्शन नंबर पहला ही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 103 नंबर की तरफ और 103 नंबर प्रश्न में है, हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर जुरोंग, ध्यान रखिएगा, जुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल कर ली है? चीन है, जापान है, रूस है, इटली है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला चीन इसका राइट आंसर होगा। ये जो है मंगल ग्रह पर अपना रोवर जुरोंग को सफलतापूर्वक लैंडिंग कराने की सफलता हासिल कर लिया है। ऑप्शन नंबर पहला ही राइट आंसर होगा, चाइना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, किस देश में शुरू की गई BRO की प्रमुख परियोजना प्रोजेक्ट दंतक के हाल ही में 60 वर्ष पूरे हुए हैं? तो ये देश है भूटान। ऑप्शन नंबर पहला ही इसका राइट आंसर होगा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में छात्रों के लिए शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु किसने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी है? 105 का सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। भारतीय सेना के द्वारा इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया? तो 2021 में फरवरी में ये जो मनाया गया है ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पे मनाया गया है। ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? यहाँ पे देखिए, इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति अपनाने वाला पहला राज्य जो बना है भारत का, वो उस राज्य का नाम है बिहार। ऑप्शन नंबर इसका पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में, अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे नामित किया गया है? और वो भी अंग्रेजी भाषा के लिए। भाषाएं जो है अलग अलग होती हैं और ये जो है अपने जो संविधान की 22 भाषाएं हैं इनमें और प्लस 2 अलग भाषाएं, इनमें इंग्लिश हो जाएगी और जैसे यहाँ पे इंग्लिश है, ठीक, यहाँ पे अंग्रेजी है और क्या कहते हैं राजस्थानी है, ये भी ध्यान रखिए, राजस्थानी। तो 24 भाषाओं में ये साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए इसमें कौन शामिल है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही अरुंधति सुब्रमण्यम को ये दिया गया है। पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 24 भाषाओं में दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की पहली
भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? 109 109 का ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो भी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ये लेह में स्थापित की जाएगी, ऑप्शन नंबर का भी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा बी ऑप्शन छत्तीसगढ़ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कौशल्या मातृत्व योजना ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये भारत का स्थान है 40वां स्थान है, ऑप्शन नंबर इसका जो है पहला राइट आंसर हो जाएगा। 2021 में इसको 40वां स्थान प्राप्त हो गया है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में जारी इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में से किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हो गया है? 112 नंबर का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। महाराष्ट्र को सबसे बड़ा स्थान का दर्जा राज्य का जो है दर्जा स्थान प्राप्त हो गया है, ऑप्शन नंबर जो है 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। यहाँ पे ऑप्शन नंबर अगर बात करते हैं 113 की तो ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। और इस समय ये जो मनाया जा रहा है यहाँ भी ठीक ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। मांडू महोत्सव जो मनाया जाता है ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, भी ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद किसे नियुक्त किया गया है हाल में? तो ये है हमारे एस.एन. सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्ति की गई है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू को लेकर राज्य आपदा घोषित किया था? तो ये केरल सरकार के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? 116 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये केरल में खोला जाएगा, ध्यान रखिएगा, श्रम आंदोलन संग्रहालय। ठीक, चलिए केरल के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लानेट सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन जो किया गया है वो किया गया है आपकी फ्रांस में, ऑप्शन नंबर पहला ही राइट आंसर होगा। जैव विविधता संरक्षण जो है इसका ध्यान केंद्रित करने के लिए ऐसा किया गया है, और ये चौथी बार है, चौथी बार है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज जो लगभग 45,500 साल पुरानी है किस देश में की गई है? तो ये किया गया है इंडोनेशिया में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। इंडोनेशिया की एक गुफा में इसकी खोज किया गया है। ठीक, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन सही होने के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में है, आईसीसी द्वारा जून 2021 में जारी रैंकिंग में किस बल्लेबाज को टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हो गया है? डेविस वार्नर को, स्टीव स्मिथ को, और उसके बाद फिर रोहित शर्मा को, या फिर केन विलियमसन को? तो यहाँ पे केन विलियमसन जो है इन्हीं को जो है यहाँ पे टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान मिल गया है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ 120 नंबर के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया है? चलिए ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, कमेंट करके आप लोग बताएं कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो ये चेन्नई बंदरगाह पे किया गया है। ठीक, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, चेन्नई बंदरगाह। एक मिनट, क्या हो रहा है? चौथा अगला प्रश्न है 121 नंबर प्रश्न, किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है नाइटहुड से सम्मानित किया है? तो ये जो सम्मानित किया गया है ये है लुई हैमिल्टन, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। लुई हैमिल्टन को जो है महारानी विक्टोरिया के द्वारा नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिससे नाम किसका दिया गया है? शिवा एक्सप्रेस, सुरक्षा एक्सप्रेस, लाइफलाइन एक्सप्रेस या फिर जनता एक्सप्रेस?
तो इससे जो नाम दिया गया है वो लाइफलाइन एक्सप्रेस नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, जिसे विश्व का पहला हॉस्पिटल ट्रेन के नाम से जाना जाएगा। ठीक, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय एयरलाइन कंपनी की आल-1 पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचा है? चलिए थोड़ा छोटा कर देते हैं। एयर इंडिया, स्पाइस जेट, इंडिगो या फिर जेट एयरवेज? तो ये एयर इंडिया है। ऑप्शन नंबर पहला है, एयर इंडिया ने ऐसा इतिहास रच दिया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न में है, किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल या फिर आंध्र प्रदेश? तो ये जो है बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। केरल राज्य के द्वारा कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ अगला प्रश्न है, सदर जापारोव हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित हुए हैं? अच्छे अच्छे नाम भी हैं इनके, देखिए, सदर जापारोव। चलिए 125 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ये किर्गिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में दोबारा जो है निर्वाचित हुए हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी किर्गिस्तान इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस नदी पर जो दौधन बांध का निर्माण किया गया है? दौधन बांध, चंबल है, गोदावरी है, केन बेतवा लिंक नदी लिंक है या नर्मदा है? अगर बात करते हैं दौधन की, दौधन जो है ये उत्तर प्रदेश में ये बांध को बनाया जा रहा है और ये केन बेतवा नदी लिंक पे बनाया जा रहा है। ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए बी सी ऑप्शन सही होने के साथ लेते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? 127 का ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा। मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो घोषित किया गया है वो ऑप्शन नंबर बी 2023 को घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मुँह से थोड़ा दूसरा निकल रहा है, लेकिन ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 2023। ठीक, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 12 मार्च 2021 को क्वाड शिखर सम्मेलन का वर्चुअल आयोजन किया गया, तो कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, अमेरिका है? तो यहाँ पे फ्रांस जो है ये क्वाड का देश नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बाकी जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जो है भारत इसमें शामिल है। ठीक, ध्यान रखिएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांस इसका क्वाड का मेंबर नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसे भारत भारतीय सम्मान प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो ये जो सम्मान घोषणा देने की घोषणा किया गया है ये डॉक्टर सूर्यबाला को दिया गया है। ऑप्शन नंबर पहला इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और ये गायक के रूप में थे। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है? रामकृष्ण गुरु गोविंद सिंह या महावीर? तो ये राम के नाम पर अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर रखने का निर्णय लिया गया है। ऑप्शन नंबर पहला है इसका राम राइट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न रीजनिंग का प्रश्न है। रीजनिंग के प्रश्नों को ऑप्शन को हम बताएंगे, आप लोग इसके ऑप्शन को मिलान कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे और ऑप्शन भी है, तो इसका ऑप्शन जो सही होगा 131 का सी ऑप्शन राइट आंसर होगा शुक्र। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 132 नंबर में, तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 9 वर्ष। इसी के साथ बढ़ते हैं 133 नंबर की तरफ और 133 नंबर में जो सही हो जाएगा वो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, 41वां स्थान इसका हो जाएगा। ठीक, चलिए एक फार्मूला है यहाँ देखिए 50 - 10 और उसके बाद +1 अगर लगा देते हैं तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये 50 है, 50 में से 10 गया 40 बचेगा और +1। ठीक, तो यहाँ पे ये हो जाएगा कितना 41 हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए इस प्रकार से इसको लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा, 41वां स्थान है। अगला है ये ऊपर ये क्वेश्चन है, नीचे ऑप्शन आपके दिख ही रहे हैं। 134 का सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, चौथे स्थान पे है। ठीक, ध्यान रखिएगा, मिलान कर लीजिएगा क्वेश्चन लगाने के बाद ऑप्शन को। 35 नंबर की तरफ चलते हैं
135 का ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं शामिल। ठीक, चलिए ये अगला पोर्शन जो है कंप्यूटर तकनीकी का है, कंप्यूटर के प्रश्न यहाँ पे लिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं, इसके भी 5 प्रश्नों को कवर करते हैं फटाफट। तो पहला प्रश्न है, कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर क्या होते हैं? तो कंपाइलर जो होते हैं कंप्यूटर की भाषा में, उन्हें उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरित करने का प्रोग्राम कहते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, जिसे कंपाइलर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 137 की तरफ बढ़ते हैं। 137 में है, कंप्यूटर प्रोग्राम में गलती जिसको एन एरर को करार दिया जाता है, बिग को, बिट को, वायरस को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ये जो बिग होते हैं यही जो है गलती को करार देते हैं। ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर होगा बिग। लेते हैं अगले प्रश्न को, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप सामान्यतः किसके बने होते हैं? तो ये जो आईसी चिप जो भी बने होते हैं कंप्यूटर के, ये जो बने होते हैं ये सिलिकॉन के बने होते हैं, जिसको अर्धचालक भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर होगा, सिलिकॉन के बने होते हैं। लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में वायरस का संबंध किस निम्नलिखित किससे है? धूल के कण से है, हार्डवेयर से है, प्रोग्राम से है, इनमें से सभी है। तो वायरस का संबंध जो है वो भी कंप्यूटर के वायरस का संबंध तो ये प्रोग्राम से है। ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन इसका प्रोग्राम राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में क्या होता है? केवल एक इनपुट डिवाइस होता है, केवल 2 इनपुट डिवाइस होता है, इनमें से कोई नहीं होता है, या फिर बहुत से विभिन्न इनपुट डिवाइस होते हैं? 140 का ऑप्शन देना है आप लोग को, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते ही चौथा ऑप्शन अगर देखने को लिए देख रहे होंगे आप लोग, तो बहुत से विभिन्न डिवाइस जो है इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर से जो है होते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कौशल जीवन कौशल और प्रबंधन एवं अभिवृद्धि के प्रश्नों को यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं, 141 का इस पहला प्रश्न है ये इसका, और 141 नंबर का प्रश्न है। इसमें है, मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के सिवाय का अर्थ क्या है? मतारोपण है, अंगीकरण है, अनुकरण है, अभिव्यक्ति है। 141 नंबर का ऑप्शन नंबर अगर देखते हैं यहाँ पे अंगीकृत जो है इसका सही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो बी ऑप्शन अंगीकरण राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक छोटा कर लेते हैं जिससे कि ऑप्शन भी साथ साथ दिखते रहे। चलिए देखते हैं, कक्षा का एक शरारती बालक अन्य छात्रों को परेशान करता है। एक अध्यापक को उसकी समस्या का कारण जानने हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? चलिए 142 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा? यदि कोई भी बालक कक्षा में शरारती है तो वो जो है समस्या क्या है उसकी, इसके जानने के लिए जो अध्यापक है उसको क्या प्रयोग करना चाहिए, ये बात देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी, अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे तो वैयक्तिक अध्ययन विधि इसके बारे में प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक के रूप में आप उन विद्यार्थियों से किस प्रकार निपटेंगे जो पिछली सीट में बातें कर रहे हैं? तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से निपटा जाएगा। अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, कोई मान लीजिए आप एक अध्यापक हैं और क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो पिछली सीट पर बैठकर कोई बालक बात कर रहा है तो उससे आप जो है किस प्रकार से निपटेंगे। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, इसमें लिखा गया है कि उनसे जो है पूछेंगे कि वे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। ठीक, ये सबसे राइट आंसर है इस ऑप्शनों में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर 44 को देखते हैं। 144, एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र, ठीक है, छात्र क्या होते हैं? छात्र जो हैं छात्रों और शिक्षकों पर पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार कौन सा होगा? तो सबसे अच्छा उपचार जो होता है निदानात्मक शिक्षण होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सबसे पहले निदान को जानेंगे, उसके बाद जो है उसके उपचार के बारे में सोचा जाएगा।
अगला प्रश्न है, यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप क्या करेंगे। ये प्रश्न अच्छा है। अगर कोई भी विद्यार्थी कक्षा में आने से संकोच करता है तो आपको क्या करना चाहिए अगर आप एक शिक्षक के रूप में है तो। ये दो ऑप्शन यहाँ पे हैं और उसके बाद चौथा यहाँ पे है। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए डी ऑप्शन अगर आप लोग देख रहे होंगे तो इनमें से लिखा है, उससे केवल तब प्रश्न पूछें जब वह उसके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो, अन्यथा अगले प्रश्न क्लास में वो उपस्थित ही नहीं होगा। ठीक, चलिए तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को क्या कर देना चाहिए। तो कोई भी बालक यदि रुचि नहीं ले रहा है तो शिक्षण विधि को तत्काल बदल देना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन सही है और ऑप्शनों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर मानी जाती है। तो प्रजातांत्रिक, देखिए प्रजातांत्रिक का तात्पर्य है कि जो है यहाँ पे विद्यार्थियों के अनुरूप जो है ये सबसे अच्छी शैली मानी जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है तो किस प्रकार से विकसित कर सकता है। 149 का ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन जो है आदर्श रूप से बर्ताव करके वो जो है अच्छे मूल्यों, सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप उसे क्या करेंगे। चलिए देखते हैं क्या करना चाहिए। यदि विद्यार्थी के द्वारा किसी भी टीचर का सम्मान नहीं किया जाता है तो सबसे पहले उसके अभिभावकों से बात करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ सी ऑप्शन इसका सही होने के साथ देखिए 150 प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे कवर कर चुके हैं। 150 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए। अगर मैथ के प्रश्नों को हम लोग छोड़ देते हैं 20 प्रश्नों को तो 130 बनते हैं। और वीडियो हमारा आप लोग को कैसा लग रहा है ये भी बताएं और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही बनते हैं। तो चलिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी प्रैक्टिस सेट का लाभ मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।